नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप हैं केमिस्ट्री पेज यूट्यूब चैनल पर। यहां पर हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। तो पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरुआत की थी, तो काफी सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। तो बच्चों, जीओसी अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। इसको रिवाइज कराने में मुझे काफी टाइम लगेगा। तो जीओसी को मैं दो पार्ट में अपलोड करूंगा, जीओसी 1 एंड जीओसी 2। तो जीओसी 1 में आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कंसेप्ट, जैसे आईयूपीएससी के कंसेप्ट हो गया। पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट हो गए। ये हम जीओसी 1 में कवर करेंगे। जीओसी 2 में कवर करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंटल एनालिसिस। तो बच्चों, पहले हम डिस्कस करेंगे जीओसी 1, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस से बैठे रखिए। और जो मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी का जो डॉक्यूमेंट मैंने बना रखा वो आपके पास होना चाहिए, तो उसमें हाईलाइट करते जाओ। तो जो जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, सारे आपको अपने दिमाग में भरने हैं और ढंग से मेरे साथ रिवाइज करना है। इसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं जीओसी। तो बच्चों, जीओसी में सबसे पहले हम बात करते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अच्छा देखिए, हो सकता है कि मैं जल्दी लिख रहा हूं और कुछ शॉर्टकट में लिख रहा हूं, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से उसको नोट डाउन करते जाइए। तो बच्चों, जो कार्बन है वो तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एक है sp3, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp। ये नॉर्मल चीज है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है टेट्राहेड्रल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है प्लेनर, मतलब इसकी ज्योमेट्री और शेप है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन होता है लीनियर। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। यहां पर जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे हाइब्रिडाइज होते हैं, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। यहां पर जो है 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। अगर मैं n हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बात करूं तो यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा और यहां पर 2 होंगे। अगर मैं s करेक्टर की बात करूं, कितना परसेंटेज s करेक्टर है, तो बच्चों sp3, तो यहां पर जो है 25% s करेक्टर है और 75% p करेक्टर है। p का हिस्सा कितना है 75%, s का हिस्सा कितना है 25%। यहां पर जो s करेक्टर है वो है 33% और p करेक्टर है 66.66, राउंड ऑफ में 33.33 हो जाएगा वैसे, इतना परसेंट। और यहां पर जो है दोनों का परसेंटेज 50-50 है। क्लियर। तो यहां पर जो है एग्जांपल आएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन। यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन मैथीन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन आएंगे। तो यहां पर जो है ट्रिपल, डबल और सिंगल। तो ये कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक और चीज, जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड इस तरह से बनाता है। तो अगर मैं इनको 3D में देखने की कोशिश करूं बच्चों, तो ये इस तरह से होगा। तो आपको जो है 2 तरह की बॉन्डिंग दिख रही है, 2 तरह की नहीं 3 तरह की बॉन्डिंग दिख रही है। ये जो बॉन्ड है जो नॉर्मल लाइन में है, इनको हम बोलते हैं ऑन द प्लेन। और यहां पर जो ब्रोकन लाइन में जो बॉन्ड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बिलो द प्लेन। और यहां पर जो बॉन्ड है वो है अबव द प्लेन। तो बच्चों, ये 3D लाइन है ना, 3D। जब आप मेथेन का मॉलिक्यूल देखोगे तो 3 तरह के एटम आपको दिखेंगे। कुछ एटम ऑन द प्लेन होंगे, वो इस बॉन्डिंग में आपको देखेंगे। कुछ एटम बिलो द प्लेन होंगे, यानी एक एटम बिलो द प्लेन होगा, एक एटम अबव द प्लेन होगा और 2 एटम ऑन द प्लेन होंगे। तो ऑन द प्लेन, बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन, उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फॉर्मूला को बोलते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला, वेज एंड डैश, डैश फॉर्मूला। ये रहा वेज, ये रहा डैश। वेज मतलब जो एटम बिलो द प्लेन है, डैश मतलब जो एटम अबव द प्लेन है, और नॉर्मल लाइन में जो एटम होंगे वो ऑन द प्लेन होंगे। तो 3D में इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर।
अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बच्चों जहां कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड होता है वहां sp3, ये sp2, ये भी sp2, और ये sp3, ये sp, और ये sp, है ना। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का sp3 होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन का sp2 होगा। अगर कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो बच्चों वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का क्लासिफिकेशन पहले निकल के आता है, एक ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन। ठीक, ओपन चेन में कई सारे कंपाउंड हो गए, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल और ईथर और नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इस तरह के कंपाउंड है ना। ये ओपन चेन, ये ओपन चेन, ये ओपन चेन, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये ओपन चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें रिंग बनाते हैं, तो क्लोज चेन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक का मतलब जो है साइक्लिक होंगे बट नॉट एरोमेटिक, जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, और भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेंजीनोइड और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनोइड। ठीक, अच्छा, नॉन बेंजीनोइड में जो है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं, दे आर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, अच्छा, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन से कंपाउंड हो गए बच्चों, जैसे पिरिडीन है ना, पिरिडीन हो गया, पायरोल हो गया, इस तरह से दे आर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रो एटम प्रेजेंट होता है। ठीक, बेंजीनोइड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे इस तरह से, है ना। बेंजीन हो गया, उसके बाद नेप्थलीन हो गया, दो रिंग अगर आपस में कनेक्ट हो तो नेप्थलीन, और तीन रिंग आपस में कनेक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। तो बेंजीन, नेप्थलीन और एंथ्रासीन, तो ये कंपाउंड कहलाते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। ये कंपाउंड कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। दोनों कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर। तो ये कुछ मैंने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब बारी है हमारे पास IUPAC नेमिंग की। तो IUPAC नेमिंग, तो बच्चों IUPAC नेमिंग में कई सारे कंपाउंड आपके पास हैं, तो आपको रूल्स ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको ब्रीफली कुछ रूल बता देता हूं कि जब किसी कंपाउंड का आपको IUPAC नेम लिखना है तो कौन कौन से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, और ऐसी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो, लॉन्ग चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद आपको उस लॉन्ग चेन को नंबरिंग करना है। ठीक है, अगर उस लॉन्ग चेन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, तो वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड वाला कार्बन है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन आएगा उसको आपने 1 नंबर देना है। फॉर एग्जांपल देखो, यहां पर COOH है तो इसको 1 नंबर मिलेगा, तो इसके साथ आपको पूरी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से वो फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, यानी सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो कोई प्रीफिक्स हो। क्लियर। तो इस तरह से आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट उस लॉन्ग चेन के अंदर आने चाहिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिलना चाहिए, और लोएस्ट लोकेंट होना चाहिए, यानी सारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर असाइन होना चाहिए। उसके बाद जो नेमिंग लिखोगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तीसरी चीज, आप नेम कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके नाम लिखोगे। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं सारे प्रीफिक्स में आते हैं, नाइट्रो प्रीफिक्स में आता है, ईथर प्रीफिक्स में आता है, और सारे हैलोजन प्रीफिक्स में आते हैं। उसके बाद नाम लिखोगे वर्ड रूट का। वर्ड रूट मतलब जो लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट किया उस लॉन्ग चेन के अंदर कितने कार्बन है वो वर्ड रूट हो गया। उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स,
प्राइमरी सफिक्स यानी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो एन, इन और आइन। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको लिखनी है 3 इन, 4 इन, 5 आइन एटसेट्रा। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स माने फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक स्पेशल नेम होता है, जैसे अल्कोहल के लिए ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, अमाइड के लिए एल्केनामाइड, इस तरह से आता है। क्लियर? तो इस तरह से इन तीन चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है और एक आईयूपीएसी नेम बनाना है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। क्लियर हो गया? अच्छा चलो, उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक। तो जो आइसोमेरिज्म होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है, देखो है ना, आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल, और दूसरी होती है स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है वो अगेन चार टाइप की होती है, चार टाइप की। एक होती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी होती है चेन आइसोमेरिज्म और चौथी होती है मेटामेरिज्म। ठीक। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप की होती है। एक होती है कन्फिगुरेशनल और दूसरी होती है कन्फिगुरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। अच्छा, कन्फॉर्मेशनल या कन्फॉर्मर, बात एक ही है। तो कन्फॉर्मर मैंने आपको एल्केन में बताए थे कि एल्केन के दो कन्फॉर्मर होते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स। तो वहां जाके आप कन्फॉर्मर के बारे में देख सकते हैं। कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म अगेन दो टाइप की होती है। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI और दूसरी होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैंने जो है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में कंप्लीट करवा रखा है, वहां आप देख सकते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हाइड्रोकार्बन के एल्किन वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद हम इन पर डिस्कस करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। पहले बात करते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे बात करते हैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड डाई इथाइल, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल मिथाइल, क्या बोल रहा हूं मैं, इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर। तो बच्चों दोनों जो है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। तो कई बार ऐसे फंक्शनल ग्रुप आप आइसोमर आपको देखेंगे जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, जैसे ईथर एंड अल्कोहल। दूसरा होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तीसरा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं। एस्टर एंड एसिड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं। उसके बाद आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होती है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास है प्रोपेन 2 ऑल और दूसरा है प्रोपेन 1 ऑल। तो यहां पर इसकी पोजीशन 1 है और इसकी पोजीशन 2 है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है वो कभी भी पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं एक्सेप्ट कीटोन, क्योंकि कीटोन बीच में आता है। तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एमाइड हो गया, और एल्डिहाइड, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड, ये कभी भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनको आपको नंबर 1 देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के बीच में चेन का डिफरेंस होगा, चेन की टाइप का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन, देखो चेन अलग अलग है। और नॉर्मल पेंटेन भी हो सकता है। तो नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन ये क्या करते हैं बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक, क्योंकि कार्बन की चेन का जो टाइप है वो अलग अलग है।
अब बात करते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म वो कंपाउंड करते हैं जिनमें हेटेरो एटम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड कीटोन ग्रुप। तो मेटामेरिज्म केवल इन्हीं टाइप के कंपाउंड में होगी। तो मेटामेरिज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो हेटेरो एटम होता है उसके दोनों तरफ जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अब देखो, एक कंडीशन ऐसी है जहां पर दोनों साइड दो दो कार्बन है, और दूसरी कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर एक साइड 3 कार्बन होंगे और एक साइड 1 कार्बन होगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मेटामर्स। तो बच्चों दोनों के नाम अलग है, इसका नाम है इथॉक्सी एथेन और इसका नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। तो नाम अलग अलग होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, ये देखो ये भी टाइप चेंज हो गया, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गया इसमें। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हेटेरो एटम होता है और हेटेरो एटम के दोनों साइड जो कार्बन की चेन है उसमें डिफरेंस होता है, इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलेंगे मेटामेरिज्म। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट है आइसोमेरिज्म का, आपको एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये आप एल्कीन में और एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। देखो, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें दो एटम कनेक्टेड है, ए और बी और ए और बी। तो एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस तरह से, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों एटम की तरफ, तो यहां पर ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन और बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो दोनों बने हैं इनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से हमेशा क्या बनता है बच्चों? फ्री रेडिकल बनता है। ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाएं, तो अगर ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ए पे आता है नेगेटिव चार्ज और बी पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या मिलेंगे आपको? आयंस मिलेंगे, आयंस। ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाए तो बी के पास आएगा नेगेटिव चार्ज और ए के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों कंडीशन में आयंस बनते हैं। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास निकल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर? तो हाइड्रोलाइटिक में आयंस बनेंगे और होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनेंगे। अब देखो बच्चों, अगर मान लिया जाए कि हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक कार्बन और एक हैलोजन है। ठीक। तो यहां पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास चले जाएंगे। तो CH3 पर आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो यहां पर जो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है या कैटायन है, इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कार्बेनायन। तो अब मैं इन्हीं चीज के बारे में आप लोग डिस्कस करने वाला हूं। अब देखो, तो अब हम बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक। रिएक्टिव इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में जनरेट होते हैं और वो किस तरह से कंपाउंड में चेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में बनने वाले कंपोनेंट, चाहे वो आयन होंगे चाहे वो फ्री रेडिकल होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो बच्चों जो कार्बोकैटायन स्पीसीज है उसमें कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अगर इसकी मैं ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर देखने की बात करूं तो बच्चों ये इस तरह से होता है, H H H और बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी खास बात क्या है? एक तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है।
3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, आपके पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट इज वेरी रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसका हाइब्रिडेशन मैं देखूं तो बच्चों इसके पास 3 ही बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2 और ये एक प्लेनर होगा और इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। तो ये सारी चीजें आपको कार्बोकैटायन के बारे में देखनी है। 3 पाई बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वेरी रिएक्टिव, sp2, प्लेनर एंड 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पूछा जाता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो बच्चों यहां पर जो कार्बोकैटायन का जो प्लस चार्ज है उसको आपको देखना है। अगर चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है और चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन है प्लस चार्ज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इससे जुड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा तो चार्ज कम होगा, तो चार्ज कम होगा तो बच्चों क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर कार्बोकैटायन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो बच्चों स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस ये 2 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। तो डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस चार्ज खींच लेंगे प्लस बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। अब आपको यह पता करना है कि डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बच्चों जैसे जैसे जो है कार्बोकैटायन के आसपास एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए जो है टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी और प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। तो ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक। अब इसमें आपको 2 चीजें आप ध्यान रखनी है, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है टर्सरी, टर्सरी के बाद आता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, इट इज बेंजाइलिक, इस तरह का होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक के बाद आता है इट इज एलाइलिक कार्बोकैटायन, ये होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन। और उसके बाद आता है बच्चों सेकेंडरी और उसके बाद आता है प्राइमरी और उसके बाद आता है मिथाइल। तो इसमें रिजोनेंस है, इसमें भी रिजोनेंस है, तो रिजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो इन दोनों के रिजोनेंस पर भारी पड़ता है। रीजन हाइपर कंजुगेशन, तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन की वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कार्बोकैटायन हो गया। अब बच्चों कार्बोकैटायन के बाद है कार्बेनायन। कार्बेनायन यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी क्या खास बातें होती है वो हम देख लेते हैं। कार्बेनायन, कार्बेनायन यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो बच्चों यहां पर कार्बन बनाइए 1 2 3, तो नेगेटिव चार्ज आने से बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री में काफी फर्क पड़ जाएगा। तो इसके पास जो है एक तो लोन पेयर है और दूसरा 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो अमोनिया के जैसे है, पिरामिडल, क्या लिख रहा हूं मैं, पिरामिडल ज्योमेट्री है ना। 3 लोन पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, पिरामिडल होता है। कार्बन का जो ऑक्टेट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, चेक कीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, है ना, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन देने की इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरी बात, इसके पास लोन पेयर है। तो बच्चों ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, हेंस दे आर कॉल्ड लीविस बेस, ये लीविस बेस होते हैं। अच्छा, जो कार्बोकैटायन होंगे वो लीविस एसिड होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उनको हम लीविस बेस बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लीविस एसिड बोलते हैं। तो कार्बेनायन लीविस बेस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, 1 2 3 4, चारों के चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, sp3 काफी रिएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कार्बेनायन के बारे में खास बात है। अब जो कार्बेनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन से जस्ट उल्टा होता है।
अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो माइनस चार्ज की वैल्यू कम होगी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो इसका ऑर्डर जो है कार्बोकैटायन के ऑर्डर से रिवर्स होगा, मतलब प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, एंड टर्सरी उससे कम, और सबसे ज्यादा होता है मिथाइल कार्बन आयन। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। क्लियर? तो जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो बच्चों, जो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन है वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जब किसी बॉन्ड का होमोलैटिक फिजन होता है। फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक आप ये लिखो, CH3 लिखो और उसके अंदर एक डॉट लगा दो, तो सिंगल डॉट रिप्रेजेंट फ्री रेडिकल। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 और यहां पर एक। अच्छा, जो फ्री रेडिकल होते हैं बच्चों, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो वो प्लस होते हैं ना तो वो माइनस होते हैं। तो अगर मैं इसमें बॉन्डिंग की बात करूं तो अगेन इसमें जो है तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। टोटल इसके ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अच्छा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है होता है sp2 और ये प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर होता है। क्लियर हो गया? तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर इसका मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो बच्चों, इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किसके जैसे होता है? इट इज सेम एज कार्बोकैटायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो जो इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किसके जैसे होता है? कार्बोकैटायन के जैसे होता है। मतलब टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, और सबसे कम होता है मिथाइल। तो ये इनका फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे पास हो गया रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अच्छा जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल एन। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट में आता है। इलेक्ट्रोफाइल एन न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरी तरफ लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से और न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu- से। ठीक। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। ठीक। इनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इनके ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड लीविस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल लीविस एसिड होंगे। तो बच्चों, ये क्या होंगे? लीविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जनरली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, एग्जांपल लिख देते हैं, दे आइदर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, है ना? क्या लिख रहा हूं मैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से होंगे? सारे कार्बोकैटायन, सारे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। हेलोजन पर अगर प्लस चार्ज लगा दो तो वो भी कार्बोकैटायन की कैटेगरी में आता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ठीक है बच्चों। और NO2+, CrCO+, ठीक है। और कार्बोकैटायन हो गया, हेलोजन हो गया, NO2+ हो गया, ये हो गया। अच्छा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करूं मैं तो जैसे AlCl3 और
SO3, ठीक है, BF3 और SnCl4 NFeCl3। तो बच्चों यहां पर जो है ये जो मॉलिक्यूल है ना वो न्यूट्रल है, लेकिन इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। दूसरा, ये जो दो कंपाउंड है ना SnCl4 FeCl3, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, लेकिन इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी दो तरह के होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल। ठीक, अच्छा, नेगेटिव चार्ज में जैसे हमारे पास हो गया सारे कार्बन आयन R-, हैलोजन माइनस, ठीक है, उसके बाद हो गया इसमें OH-, CN-, है ना, और उसके बाद इसमें आ गया बच्चों CH3O-, RCOO-, सारे माइनस वाले, NH2-, है ना, एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल माइनस वाले हैं। अगर न्यूट्रल की बात करूं मैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया, अमाइन, वाटर, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल के तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां निकल जाते हैं, तो वाटर, ईथर, एल्कोहल, अमीन, अमोनिया, है ना, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी, तो इसी के बेसिस पर वो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं कि अटैकिंग एजेंट कौन सा है। ठीक, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है, हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और लास्ट में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन 4 टाइप की होती है। पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह में आ जाता है। इस तरह से देखो, तो यहां पर जो है X एटम OH के थ्रू रिप्लेस किया जा रहा है और अल्कोहल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है तो इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन की जितने भी रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन वहां प्रेजेंट होती है जहां मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2 और इसमें हम एडिशन करा रहे हैं H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहां पे कंपाउंड मिलता है CS3। तो ये जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर जो है पहले एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और इसको एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो एडिशन रिएक्शन में जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो एडिशन करके एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा देखो, इस तरह की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी HCN, तो यहां पर जो है एक तरफ OH जुड़ जाता है, एक तरफ वो CN जुड़ जाता है। तो यहां पर जो CN है वो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर हम Br2 भी लगा सकते हैं, Br2 इधर Br लग जाएगा, इधर Br लग जाएगा, तो वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
तो जो एल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी तरह अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है और वो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये भी जो है इस तरह से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए और नाम भी रखे गए हैं। जैसे अगर यहाँ पर वाटर निकल रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहाँ पर HX निकल रहा है, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है बाय रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। तो यहां पे न तो कुछ जुड़ता है न तो कुछ निकलता है, बस एटम का रीअरेंजमेंट होता है। एक एटम इधर से इधर जुड़ जाता है तो मॉलिक्यूल का नेचर ही चेंज हो जाता है। जैसे सपोज हमारे पास है ये NH4CNO, इसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो अगर हम इसको हीट करें तो ये बना देता है यूरिया, NH2CO NH2। तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जबकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों का नेचर अलग है, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो आप देख सकते हैं एटम जितने इधर है उतने इधर है, लेकिन एटम का जो अरेंजमेंट है वो दोनों में अलग अलग होता है। तो बच्चों ये 4 टाइप की रिएक्शन होती है जो आपको पढ़नी है। लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। देखो फटाफट से उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर जो है 4 तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इंडक्टिव, दूसरा होता है मीजोमेरिक और रिजोनेंस, दूसरा होता है मीजोमेरिक या रिजोनेंस, और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा होता है इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, 4 तरह के इफेक्ट होते हैं। 1 बाय 1 हम चारों इफेक्ट को फटाफट से समझते हैं। तो बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक एटम दूसरे एटम से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे A और B है, चलो मैं H और Cl की बात करता हूं, तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो जो बच्चों प्लस आई इफेक्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, और जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। तो अगर कोई आपके पास कार्बन चेन है और यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है, तो अगर कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और अगर कोई ऐसा ग्रुप जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को देना, तो वो ग्रुप की स्पेशलिटी है, वो प्लस आई है या माइनस आई है। अगर ग्रुप जो है खींचेगा तो माइनस आई है, ग्रुप अगर देगा तो वो प्लस आई है। अब कौन कौन से ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, देखो। तो यहां पर बच्चों जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं दे शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यानी प्लस आई, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे OH हो गया, OCH3 हो गया और अमाइन हो गया, ये सारे क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन। जबकि जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। अब इनका जो है ऑर्डर भी कई बार पूछा जाता है। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है NO2, उसके बाद Cn और उसके बाद OH। मैक्सिमम थोड़ा सा कम, उससे कम। और अगर मैं एल्काइल चेन की बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और दूसरा अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता है और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये हुआ हमारे पास प्लस आई और माइनस आई। अब बात करते हैं रिजोनेंस। तो बच्चों रिजोनेंस में
एक कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वहां पर, पाई बॉन्ड होने चाहिए, सिग पाई बॉन्ड होने चाहिए, यानी डबल बॉन्ड होना जरूरी है। लेकिन डबल बॉन्ड होने से काम नहीं बनता है, यानी डबल बॉन्ड के साथ कुछ और चीजें भी होनी चाहिए। तो डबल बॉन्ड के साथ प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ दूसरा डबल बॉन्ड अल्टरनेट में, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर। तो अगर ये कंडीशन बनती है तभी जाके रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आर और दूसरा होता है माइनस आर, प्लस आर एंड माइनस आर। तो जैसा माइनस आई और प्लस आई था वैसा ही प्लस आर एंड माइनस आई। प्लस आर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे और माइनस आर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों जिन एटम के पास लोन पेयर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे एल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ईथर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, सारे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सारे हैलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अमीनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो ये सारे प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अगर मैं माइनस आर की बात करूं तो NO2 माइनस आर, सारे कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं। और साथ में SO3H और NO2 भी आता है, और गिफ्ट के लिए CN भी देख लो। तो CN, SO3H और NO2, बाकी सारे कार्बोनिल कंपाउंड वाले। क्लियर। तो जो हमारे पास प्लस आर और माइनस आर है वो किस तरह से इफेक्ट शो करता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है और यहां पर हमने जोड़ा है NH2, तो NH2 के पास यहां पर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको देगा। तो इसका मतलब ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बेंजीन तरफ जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन में C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस समय बेंजीन रिंग से निकलकर ग्रुप की तरफ जाएंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। तो दिस इज EWG, दिस इज EDG, ठीक है बच्चों। तो इन ग्रुप का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बारी हाइपर कंजुगेशन। तो बच्चों जो हाइपर कंजुगेशन होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन, या नो बॉन्ड रिजोनेंस, या बेकर नाथन इफेक्ट। तो इसके चार नाम है, बेकर नाथन, नो बॉन्ड रिजोनेंस, सिग्मा पाई कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन। तो जब अल्फा हाइड्रोजन किसी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड के साथ होते हैं, दिस इज डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन, यानी ये फंक्शनल ग्रुप है, और यहां पर जो कार्बन जुड़ा है उसको हमने नाम दिया अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों यहां पर क्या होता है कि सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन के बीच कंजुगेशन बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए और ये इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए, तो अब ये जो है वो इस तरह का बन जाएगा। देखो यहां डबल बॉन्ड और यहां CH2 माइनस और यहां H। तो देखो यहां से सिग्मा बॉन्ड निकले और यहां से पाई बॉन्ड निकले, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये माइनस चार्ज आ गया, है ना। और यहां पर जो H है वो आपको बिना बॉन्ड का दिख रहा है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया नो बॉन्ड रेजोनेंस, जबकि ये इसके साथ कंबाइंड होता है। अगर आपके स्ट्रक्चर को थोड़ा ऑर्बिटल पिक्चर को और बारीकी से देखेंगे तो अभी इतना समझ लीजिए कि यहां पर जो इस तरह का इफेक्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए एक तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। हाइपर कंजुगेशन तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो बिना अल्फा हाइड्रोजन के लिए हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, और यहां पर जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसका हाइपर कंजुगेशन कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम। क्लियर। तो इसी तरह बच्चों आपको देखना है, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने जो कार्बन कनेक्टेड होते हैं उन कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उन कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे एल्कीन के चारों तरफ, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी।
क्लियर। अब लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में उन कंपाउंड का इफेक्ट हम देखते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड में दो अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं या दो सेम एलिमेंट हो सकते हैं। तो बच्चों जब कोई मल्टीपल बॉन्ड अटैकिंग रीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गए उस पर माइनस चार्ज, जिससे गए उस पर प्लस चार्ज। ठीक। तो अगर हेटेरो एटम है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उस साइड जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस साइड। लेकिन अगर दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकते हैं। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गए उस पर माइनस चार्ज और जिससे गए उस पर प्लस चार्ज होता है। तो अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है प्लस ई और दूसरा होता है माइनस ई। प्लस ई और दूसरा होता है माइनस ई। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कार्बोनिल कंपाउंड है और यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिस पर प्लस चार्ज है। तो बच्चों इस एलिमेंट को हमेशा उस एटम की तरफ जुड़ना है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। दूसरी कंडीशन ऐसी है कि अगर यहां पर जो है माइनस ई वाला कोई एलिमेंट होता है तो ये जो माइनस ई है उस एटम की तरफ अटैक करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। इसको हम बोलेंगे माइनस इफेक्ट। क्लियर। तो ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको जीओसी का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है ना। तो अगर आपको इसको रिवीजन करना है और आपको एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसके थ्रू आप सारे एनसीईआरटी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।